ऋतु शर्मा, ननन पांडे। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी संगठन नीदरलैंड से भारत से आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर विजय महादेव गाडसे जी। विश्व हिंदी नमस्ते। सचिवालय मॉरिशस की महासचिव आदरणीय डॉक्टर माधुरी रामधारी जी। विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस के उप महासचिव डॉक्टर शुभांकर मिश्र जी। संयुक्त अरब अमीरात से क्षेत्रीय कार्यालय एवं उत्कृष्टता केंद्र RO एवं CE केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के निदेशक डॉक्टर रामशंकर जी। हिंदी आंदोलन परिवार महाराष्ट्र भारत के संस्थापक और अध्यक्ष श्री संजय भारद्वाज जी। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की हिंदी से प्यार है संस्था के संस्थापक श्री अनूप भार्गव जी। UAE के हिंदी भारतीय अकादमी से हिंदी विभाग अध्यक्ष शेख अकबर जी। अमेरिका से सिराक्यूज विश्वविद्यालय के हिंदी व्याख्याता भानुश्री सिसोदिया जी। भारत से बंसीलाल रामनाथ अग्रवाल हिंदी हाई स्कूल पुणे से हिंदी अध्यापिका सुश्री ज्योति महेश लोखंडे जी। कार्यक्रम में भाग लेने वाले हमारे प्रतिभागी व छात्र छात्राएं UAE से आयुषी व्यास जी, अमेरिका से ध्रुव गोयल तथा भारत से भाग लेने वाले छात्र छपेंद्र हर्क बहादुर सार्की जी और हमारे इस आभासी पटल से जूम से फेसबुक से जुड़े सभी दर्शकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। साथ ही विश्व हिंदी सचिवालय शिक्षा एवं मानव संस्थान मंत्रालय मॉरिशस एवं भारत उच्चायोग मॉरिशस के तत्वाधान में तथा भारतीय अकादमी दुबई UAE सिराकुश विश्वविद्यालय अमेरिका बंसी सिराकुश विश्वविद्यालय अमेरिका बंसीलाल रामनाथ अग्रवाल हिंदी हाई स्कूल पुणे भारत हिंदी आंदोलन परिवार उबंटू भारत अंतर्राष्ट्रीय हिंदी संगठन नीदरलैंड क्षेत्रीय कार्यालय एवं उत्कृष्टता केंद्र RO एवं CE केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE दुबई संयुक्त अरब अमीरात और इंटेलिजेंस माइंड ट्रस्ट भारत के सहयोग से आयोजित हिंदी में अभिव्यक्ति भाग 29 में मैं इन सभी संस्थाओं का भी सादर अभिवादन अभिनंदन करती हूँ। और आज हमारे इस आभासी मंच पर एकत्रित सभी अतिथियों के स्वागत के लिए मैं ससम्मान विश्व हिंदी सचिवालय की महासचिव आदरणीय डॉक्टर माधुरी रामधारी जी को मंच पर ससम्मान आमंत्रित करती हूँ। तो हम कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। मंच आपका है। आपसे सविनय अनुरोध है कि आप अपने स्वागत भाषण एवं ज्ञानवर्धक शब्दों से हमें अनुग्रहित करें। मंच आपका है। धन्यवाद ऋतु जी। सबसे पहले देरी से आरंभ करने के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। UAE से कोई एक समस्या है जिसके कारण वहां से प्रतिभागी जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो कोई बात नहीं, हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और अगर बाद में वहां से हमारे सहभागिता करने वाले शिक्षक और छात्र जुड़ जाएं तो फिर उन्हें भी हम मंच प्रदान करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर उपस्थित सभी आदरणीय अतिथियों और हमारे विशिष्ट सहयोगियों का स्वागत करती हूँ। हिंदी में अभिव्यक्ति के 29वें संस्करण का हम प्रारंभ कर रहे हैं और मैं स्मरण दिलाना चाहूंगी कि यह कार्यक्रम कुछ संस्थाओं के परस्पर सहयोग से ही संभव हो पा रहा है, जिसमें विशेष रूप से मैं नाम लेना चाहूंगी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो क्षेत्रीय कार्यालय है दुबई में, वहाँ के निदेशक श्री राम शंकर जी निरंतर सहयोग कर रहे हैं और उनके ही सहयोग के माध्यम से आज UAE के विद्यार्थी और छात्र की प्रतिभागिता सुनिश्चित हुई थी। परंतु छात्र की ओर से हमें एक संदेश प्राप्त हुआ कि अचानक उनके स्वास्थ्य के बिगड़ जाने के कारण वे जुड़ नहीं पा रही है। शिक्षक शेख अकबर भी उनके संपर्क में है। बाद में हमें अतिरिक्त सूचना प्राप्त होगी इस संबंध में। अमेरिका से मैं यहाँ पर स्वागत करना चाहूंगी भानुश्री सिसोदिया जी का। और 3 महीनों की लंबी प्रतीक्षा के बाद
इस मंच पर मैं उनका स्वागत कर पा रही हूँ। 3 महीने पहले ही उन्होंने हमें सूचना भेजी थी कि सितंबर के अंत में वे इस कार्यक्रम में अपने छात्र या किसी छात्रा के साथ भाग लेंगी। उन्होंने अपने वचन का पालन किया। इस कार्यक्रम में मैं श्रीमती भानुश्री सिसोदिया जी का स्वागत करती हूँ, और साथ में भारत से श्रीमती ज्योति महेश जी हैं और उनके छात्र छपेंद्र। तो भारत से ज्योति और छपेंद्र जी को इस मंच पर लाने के लिए हमें सहयोग प्राप्त हुआ है हिंदी आंदोलन परिवार की ओर से डॉक्टर संजय भारद्वाज जी का। और डॉक्टर संजय भारद्वाज जी को मैं जितना भी धन्यवाद करूं कम है। जब से उनका परिचय प्राप्त हुआ तब से वे लगातार शिक्षकों के नाम, छात्रों के नाम, और यहाँ तक कि जो हिंदी विभाग के अध्यक्ष होते हैं और जिन्होंने बहुत ही लंबे समय तक हिंदी क्षेत्र में अपनी सेवाएं प्रदान की हैं, ऐसे महानुभावों के नाम और संपर्क नंबर भी वे हमें भेजते रहते हैं। और इसी क्रम में आज डॉक्टर संजय भारद्वाज जी की ही सहायता से इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर विजय महादेव गाडे जी। आप शोध निदेशक हैं और हिंदी विभाग के अध्यक्ष बाबा साहेब चितले महाविद्यालय महाराष्ट्र में। आपका मैं हृदय की गहराई से स्वागत करती हूँ। और बाद में जब हमारे तीनों देशों के आशा है कि यूएई से भी हम वक्तव्य सुन पाएंगे, अन्यथा अमेरिका और भारत की ओर से प्रतिभागी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं अधिक लंबा नहीं कहूंगी क्योंकि समय निकल चुका है। आप सबका स्वागत करते हुए मैं रितु जी से अनुरोध करती हूँ कि वे कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और सबसे पहले छात्रों को आमंत्रित करें। आदरणीय, आपकी इस उत्साहवर्धक आशीर्वचनों के लिए हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और जैसा कि आपको मालूम ही है कि हमारे यूएई के छात्र और उनके शिक्षक को जुड़ने में कुछ व्यवधान आ गया है, तो उनकी प्रस्तुति शायद बाद में होगी। जब वे हमसे जुड़ेंगे तो मैं कार्यक्रम आरंभ करने से पहले मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहती हूँ कि कृपया अपनी प्रस्तुति समय सीमा के अंदर ही करें, क्योंकि समय आपके लिए भी बहुत कीमती है और हमारे लिए भी बहुत कीमती है। तो ये एक सविनय निवेदन है आपसे, कृपया समय सीमा का ध्यान रखें। तो चलिए कार्यक्रम आरंभ करते हैं, और अमेरिका से हम आमंत्रित करना चाहेंगे ध्रुव गोयल को। ध्रुव गोयल जी जो अमेरिका से हमारे साथ जुड़े हैं, आप सिराक्यूस विश्वविद्यालय अमेरिका में हिंदी के छात्र हैं। ध्रुव जी, मंच आपका है। माफ कीजिएगा ऋतु जी, ध्रुव जो जुड़ नहीं पाया है। मैंने उसको संदेश भी भेजा था, पर शायद कुछ उसको जूम में आने में दिक्कत आ रही है, तो इस समय वो अभी यहाँ पर नहीं है। कोई बात नहीं, हो सकता है तकनीकी चीजें हैं, इसमें व्यवधान आ ही जाते हैं, तो कोई बात नहीं। हम भारत से आमंत्रित करते हैं छपेंद्र हर्क बहादुर सार्की जी को। आप बंसीलाल रामनाथ अग्रवाल हिंदी हाई स्कूल पुणे भारत में कक्षा 9वीं के छात्र हैं। आपका छपेंद्र जी, आपका मंच पर स्वागत है। नमस्ते, मैं छपेंद्र हर्क बहादुर सारथी। मैं अभी कक्षा 9 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम है बंसीलाल रामनाथ अग्रवाल हिंदी हाई स्कूल। मैं आज वृक्षारोपण का महत्व के जानकारी बताने जा रहा हूँ। मैंने यह वृक्षारोपण का महत्व इसलिए बताया क्योंकि हम अभी जिसका कारण जी रहे हैं वह है वृक्ष। क्योंकि वृक्षों से ही हमें जो ऑक्सीजन प्राप्त होता है, उससे सिर्फ हम मनुष्य नहीं बल्कि सभी पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों को यह वृक्ष आवश्यक होते हैं। इसलिए मैंने यह वृक्षारोपण का महत्व इस विषय को चुना है। वृक्षारोपण अर्थात वृक्षों को रोपना। यदि इसे हम सरल शब्दों में कहते हैं तो पेड़ लगाना होता है।
प्रकृति के संतुलन को बनाए रखना मानव के जीवन को संतुलित बनाए रखने के लिए हमें वृक्षारोपण करना अत्यधिक आवश्यक होता है तथा मनुष्य के मनुष्य का जो हम अभी जी रहे हैं उसे आगे तक अच्छे से हमें जीना है तो हमें ऑक्सीजन की भी जरूरत है जो कि हमें वृक्षों से ही प्राप्त होता है मानव के अ, मानव के सभ्यता के प्रारंभिक उदय भी अभी पेड़ ही रहे हैं पेड़ को प्रकृति का बहुमूल्य संपदा भी कहा जाता है क्योंकि पेड़ सिर्फ हम मनुष्य के लिए नहीं बल्कि पूरे पृथ्वी पर रहने वाले सभी सजीव सृष्टि के लिए सभी सजीव सृष्टि के लिए उपयोग में आते हैं जो ये वृक्षारोपण हम करते हैं उससे हमें हमें कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा थोड़ा मिलता है और वृक्ष जो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर हमें ऑक्सीजन देते हैं उससे उस ऑक्सीजन को लेकर हम जीवित रह पाते हैं तथा हम हम अभी जो प्रदूषण फैला रहे हैं उसे वृक्षारोपण करने से वृक्ष उस प्रदूषण को रोकते हैं वृक्ष जो कार्बन डाइऑक्साइड खुद लेते हैं अपने अंदर वह सभी वृक्ष लेते हैं इसीलिए यह कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा थोड़ी कम होती है यदि पृथ्वी पर वृक्ष ही ना हो तो सभी सजीव सृष्टि का जीना नामुमकिन हो जाता है अ, यदि हम आज से ही वृक्षारोपण की ओर अधिक से अधिक ध्यान दें तो हमें आने वाला कल भी अच्छे से बीत जाएगा यदि हम अभी वृक्षारोपण कर ही नहीं रहे अधिक वृक्षारोपण की ओर ध्यान नहीं दे रहे तो हमें आने वाला कल हमारा खतरों से गुजरना पड़ सकता है इसीलिए हमें आज से ही वृक्षारोपण करना अत्यधिक आवश्यक होता है जो हम अभी इतना प्रदूषण फैला रहे हैं उससे वृक्ष तो अपनी ओर उससे कार्बन डाइऑक्साइड को वृक्ष तो अपनी ओर ले ही रहा है बल्कि बाकी थोड़ा बहुत कार्बन डाइऑक्साइड भी इधर उधर होता है जिसके कारण आजकल अ, हमारे यहाँ पर भी रोग की अधिक से अधिक ये बढ़ती जा रही है हम वृक्ष हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं यह हमें पता होते हुए भी हम पेड़ों की कटाई करते जा रहे हैं हमें पेड़ों की कटाई नहीं करनी चाहिए फिर भी हम मनुष्य अपनी तरक्की तथा सुविधा के लिए पेड़ की कटाई करते जा रहे हैं हमें ऐसा करने के कारण हमें अभी इसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है और पेड़ों की कटाई के कारण जमीन बंजर बनती जा रही है जो कि अभी हमें भूमि से अच्छी तरह फसल नहीं मिल पाती इससे भूमि भी प्रभावित हो रही है और जो ओजोन की परत तथा जलवायु है, ये भी बहुत ही प्रभावित हो रहे हैं वृक्ष के कारण ही वन में रहने वाले सभी सजीव जी पाते हैं हमें यह सोचना चाहिए कि वृक्ष हमें प्रकृति द्वारा दिया गया बहुमूल्य उपहार है यह समझकर हमें वृक्षों का उपयोग करना चाहिए हम इसके बजाय सोचते हैं कि वृक्ष बहुत सारे हैं क्या हम इसको उगा ही लेंगे यह सोचकर हम वृक्षों की कटाई करते जा रहे हैं बल्कि हमें ये नहीं करना है हमें वृक्षारोपण हर वक्त करते जाना है हमें हमारे जन्मदिन हर जन्मदिन में एक पेड़ तो लगाना जरूरी होता है ताकि हमें उससे ऑक्सीजन मिल सके और हम अ, हम यह नहीं सोचेंगे कि वृक्ष हमारे लिए कम महत्वपूर्ण होते हैं बल्कि यह सोचेंगे कि वृक्षों के बिना हमारा जीवन नामुमकिन होता है धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद छपेंद्र जी आपने बहुत सुंदर वक्तव्य दिया
वृक्षारोपण पर, और आपने बताया भी कि किस तरह से वृक्षों के कटने से प्राकृतिक आपदाएं हमको घेर रही हैं। वातावरण जो है वो भी प्रदूषित हो ही रहा है। उसके साथ साथ हमारे पूरे पर्यावरण का जो एक स्तर है वो बदलता जा रहा है, जिसके कारण बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। तो हमें ध्यान रखना चाहिए और अपने जन्मदिन पर एक वृक्ष अवश्य लगाएं। ये बहुत सुंदर संदेश आपने हमें दिया है, आपका बहुत बहुत आभार। जैसा कि हमारे कार्यक्रम की रूपरेखा होती है कि हम हमेशा पहले 3 छात्रों को वक्तव्य के लिए आमंत्रित करते हैं और फिर उनके हम अध्यापकों या अध्यापिकाओं को आमंत्रित करते हैं। किंतु आज कुछ ही कारणों से हमारे 2 अन्य जो छात्र थे वो नहीं जुड़ सके हैं, तकनीकी कारणों के व्यवधान के कारण। इसलिए हम अगले वक्तव्य के लिए अमेरिका से भानुश्री सिसोदिया जी को आमंत्रित करते हैं, जो अमेरिका से हमारे साथ जुड़ी हैं। आप सिराकुश विश्वविद्यालय अमेरिका में हिंदी व्याख्याता के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं, जहां आप आकर्षक पाठ्यक्रम तैयार करती हैं, नवीन शिक्षण सामग्री विकसित करती हैं और शुरुआत से लेकर अंत तक उच्च स्तर तक भाषा शिक्षण में सांस्कृतिक शिक्षा को एकीकृत करती हैं। आपको संयुक्त राज्य अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यक्तिगत और ऑनलाइन शिक्षण का 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। तो भानुश्री सिसोदिया जी, मंच पर आपका स्वागत है। सादर नमस्कार, प्रणाम सबको एक बार फिर से इस मंच पर आके बहुत अच्छा लगा। इतने सब अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए लोगों से मिलकर जुड़कर बहुत बहुत अच्छा लगा। माधुरी जी, आपका बहुत धन्यवाद, आज आपने मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया। मैं बहुत खुश हूँ आप सबसे जुड़कर। माफ़ी चाहती हूँ छात्र जुड़ नहीं पाया, क्योंकि शायद या तो तकनीकी कुछ मुश्किल आ गई होगी, परेशानी आई होगी, या फिर कुछ स्वास्थ्य में कुछ बदलाव आया होगा, तो इसलिए जुड़ नहीं पाए हैं। तो पूरी कोशिश प्रयास रहेगा कि अगले अगले जब भी मीटिंग होती है तो उनको फिर से जोड़ने की कोशिश करूं। मैं ये चाह रही थी कि मेरे 2-3 छात्र आज इस मंच पे जुड़ पाएं, लेकिन इस समय अमेरिका में बहुत ही सेमेस्टर शुरू होता ही है, तो इसलिए सब छात्र काफ़ी व्यस्त हैं, तो आ नहीं पाए। तो अगली बार पूरी कोशिश करूंगी कि आए। आज जो मैं आपके साथ साझा करने जा रही हूँ वो है हम किस तरह से अपने शिक्षण में माफ कीजिए, अपने शिक्षण में संस्कृति को जोड़कर अपनी कक्षाओं में लाते हैं और पढ़ाते हैं। तो मैं इसका बहुत अच्छा एक उदाहरण जो देना चाहूँगी सबसे पहले वो है, हम रामायण की जो कथा है उसको अपनी कक्षा में लाते हैं। जो पहले स्तर के छात्र होते हैं वो नहीं पढ़ पाते हैं इसको, लेकिन दूसरे स्तर के छात्रों को हम रामायण की कहानी पढ़ने को देते हैं और फिर उनसे कहते हैं कि इसके ऊपर वो अपना खुद का विचार व्यक्त करें। तो ये एक हिस्सा हो गया उनको रामायण पढ़ाने का। इसके अलावा हम उनसे ये भी उनको ये भी सिखाने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से गानों के द्वारा हम व्याकरण उनको सिखा सकें। तो आज की मेरी जो प्रस्तुति है वो इसी चीज़ पे आधारित है कि हम क्या क्या अलग अलग संस्कृति के हिस्सों को जोड़कर अपने छात्रों को हिंदी भाषा अमेरिका में सिखाते हैं। संस्कृति में और हम उनको कठपुतली बनाना भी सिखाते हैं कक्षा में। और उसके अलावा हम साहित्य से बहुत अच्छे अच्छे लेखकों की कहानियाँ लेकर आते हैं और छात्रों की बहुत रुचि होती है उनको पढ़ने में और उनके बारे में बात करने में और जानकारी हासिल करने में। तो हमें भी बहुत इसमें अच्छा लगता है जब छात्र इतना ध्यान देते हैं और उनको इतना पसंद आता है प्रेमचंद की कहानियां पढ़ना। और उसके अलावा हम उनको नाटक में जोड़ने की कोशिश करते हैं। हम एक तरीके से एक भारतीय विवाह का दृश्य उनको बताते हैं और कहते हैं कि अब आप इस पे नाटक रचिए। तो वो लोग वो भी करते हैं और जिससे उनको भारत की परंपराएं और संस्कृति के बारे में और बहुत कुछ जानकारी मिलती है। तो इस तरह से हमने अपने कक्षाओं को
हिंदी शिक्षण को संस्कृति के साथ जोड़ रखा है। और कोशिश पूरी ये करते हैं कि सिर्फ हिंदी भाषा ना सीखे, पर भाषा के साथ में संस्कृति के बारे में भी, भारत में कौन कौन से लेखक हैं, संस्कृति के क्या क्या अलग अलग विषय हैं जो उनको मालूम होने चाहिए। क्योंकि अमेरिका में ज़्यादातर हमारी कक्षा में जो छात्र आते हैं वो छात्र दूसरी पीढ़ी के या तीसरी पीढ़ी के बच्चे होते हैं, जिनके माता पिता भारत से यहाँ पे आकर बस गए हैं, प्रवासी हैं वो अमेरिका में। और वो यहाँ पर आके हिंदी समझते बहुत अच्छे से हैं, और लेकिन उनको बोलने में बहुत हिचकिचाहट होती है। तो मैं समझ सकती हूँ काफी लोग जो आप भारत से बाहर पढ़ा रहे हैं, ऋतु जी और ज्योति जी वगैरह, सब इस बात से सहमत होंगे। मालूम नहीं नेदरलैंड्स में कैसा है, लेकिन अमेरिका में बच्चे बहुत हिचकिचाते हैं हिंदी बोलने से। और हमारे लिए शिक्षकों के लिए खास करके उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, विश्वविद्यालयों में, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। जब वो हिंदी समझते हैं तो हिंदी बोल क्यों नहीं सकते। अ, जब वो विश्वविद्यालय से निकल जाते हैं तो बाहर जाने के बाद तब उनको हिंदी की महत्व समझ में आता है, क्योंकि तब उनको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उनका जीवन साथी या उनके प्रेमी या प्रेमिका हिंदी बोलते हैं, तो तब वो वापस आते हैं। लेकिन आज के समय में विश्व के वैश्विक स्तर पे अगर हम देखें तो हिंदी आपको नौकरी बाहर के देशों में नहीं दिला रही है। और इसी कारण ये दूसरी चुनौती है हम लोगों के लिए कि हिंदी क्यों पढ़ें हम। हिंदी हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अभी के जो मेरे छात्र हैं उनमें से एक छात्र इसलिए हिंदी सीखना चाह रही है क्योंकि उसके दादा और दादी हिंदी बोलते हैं। उसको आगे हिंदी नहीं चाहिए, केवल इसीलिए अपने पारिवारिक, अपने निजी कारणों से वो हिंदी सीख रही है। तो हिंदी आज के समय में कुछ चुनौतियों का सामना कर रही है, लेकिन हम शिक्षक लोग हर स्तर पर, स्कूलों में, विश्वविद्यालयों में, ये कोशिश कर रहे हैं कि हिंदी को किसी तरह से आगे बढ़ाएं और हिंदी की ध्वजा को ऊंचा फहराते रहें अमेरिका में। तो अब आप लोगों के साथ जुड़े हों तो ज़रूर आगे जाकर कुछ ना कुछ रास्ते और खुलेंगे जिससे हम हिंदी को और यहाँ पे बढ़ावा दे सकें। ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अपनी ये प्रस्तुति को यहीं पे समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार भानुश्री सिसोदिया जी, आपने बहुत सुंदर सूचना परक वक्तव्य हमारे समक्ष रखा और आपने बताया कि किन तकनीकों से आप पूरा भारतीय संस्कृति का परिवेश बनाती है और उसके आधार पर उनको नाटक लिखना और अन्य गतिविधियां सिखाती है। तो जहाँ भाषा आप सिखा रही है उन्हें संस्कृति से भी जोड़ रही है। और तीसरे नंबर पे आपने बताया कि हिंदी सीखना और सिखाना चुनौती जो है उसका किस तरह से आप सामना करती हैं। और ये तो सही है कि अभी हिंदी रोजगार की भाषा नहीं बन रही है विदेशों में, लेकिन आने वाले समय में बन जाएगी। और लेकिन आपने एक बहुत सुखद बात इसमें बताई है कि जो बच्ची पढ़ना चाहती है वो अपने दादा दादी से बात करने के लिए हिंदी सीखना चाहती है। यानी कि हिंदी जो है वो सिर्फ शिक्षा ही नहीं है, हमारी संस्कृति के साथ साथ हमारे रिश्तों को भी सुदृढ़ कर रही है। ये बहुत सुखद बात आपने बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले वक्तव्य के लिए हम भारत चलते हैं और भारत से मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सुश्री ज्योति महेश लोखंडे जी को। आप भारत से हैं और भारत वर्तमान में आप बंसीलाल रामनाथ अग्रवाल हिंदी हाई स्कूल पुणे पुणे में हिंदी की अध्यापिका के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। आपको शिक्षण का 21 वर्ष का लंबा अनुभव है। आपको अंतरशालीय नाट्य स्पर्धा में दिग्दर्शन के पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। वक्तव्य के लिए आपको आमंत्रित किया जाता है, मंच आपका है। अपना माइक खोल लीजिए। धन्यवाद जी, सभी को, मेरा सादर प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल स्पष्ट आ रही है। जी धन्यवाद। कुछ तकनीकी अड़चन हुई थी तो तभी शायद कुछ आवाज में दिक्कत हो रही थी, लेकिन खुश हूँ कि सबसे जुड़ पा रही हूँ, सबकी आवाज सुन पा रही हूँ। सबसे पहले आप सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार करती हूँ
कि मुझे इस मंच से जुड़ने का मौका आप लोगों ने दिया। और मैं संजय सर जी को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि वो हमारे विद्यालय में आए थे प्रमुख अतिथि के रूप में 15 अगस्त के दिन। और तब शायद उनकी कुछ मुलाकात हो गई थी मेरे साथ और हमारे मुख्याध्यापिका के साथ। और तब पता चला कि जिस विद्यालय से मैं पढ़ी हूँ, 1ली से 10वीं हिंदी माध्यम की, उसी विद्यालय से संजय सर भी पढ़े हुए हैं। तो वो एक अरे जिसको हम कहते हैं कि एक विद्यालय में पढ़ने से वो लगाव भी हम में है। और सर ने अचानक से एक दिन फोन करके मुझे इस प्रकार की जानकारी बताई, तो मैं सर की बहुत शुक्रगुजार हूँ। और जैसे कि मॉरिशस से की भूमि से हम जुड़ रहे हैं, तो मॉरिशस के बारे में एक छोटी सी बात अगर आप अनुमति दे तो बताना चाहूंगी। जी जरूर बताइए। जी, जब मैं एमफिल कर रही थी तो उस समय मॉरिशस से एक छात्रा पुणे विद्यापीठ में हमारे साथ थी, पुणे विश्वविद्यालय में, गीता से पॉल देवी। तो मुझे वो एक अनुभव अच्छा रहा मॉरिशस के लोगों के साथ, क्योंकि हम लगभग साल भर एक साथ रहे। तो उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता और उनके भाषा के प्रति जो प्रेम है, लगाव है, वो मुझे उस समय उस छात्रा में दिखाई देता था। तो हम दोनों की अच्छी मित्रता भी थी। कुछ सालों के बाद वो मित्रता, यानी वो अपने देश चली गई और फिर उसके बाद तो उस समय इतने फोन वगैरह तो थे नहीं, तो वो कांटेक्ट नहीं रहा। चलिए, मैं अपने वक्तव्य की ओर बढ़ना चाहूंगी कि जैसे मेरा परिचय करवाया है कि मैं बंसीलाल रामनाथ अग्रवाल हिंदी हाई स्कूल में पुणे से जो है वो हिंदी माध्यम का विद्यालय है, और यहाँ पर मैं गत 21 वर्षों से अध्यापन कर रही हूँ। और सर जब आए थे हमारे विद्यालय में, तो सर ने देखा था कि हमारा विद्यालय जो है शहर के बिल्कुल भीड़ भाड़ वाले स्थान में है। ने बहुत भीड़ है आसपास, पूरे व्यापारिक जो बाजार है, दुकानें हैं, और उस भीड़ भाड़ वाले स्थान पर हमारा विद्यालय है। और विद्यालय की खासियत है कि छात्र जो है हमारे विद्यालय के, वो बिल्कुल मध्य वर्ग के, निम्न मध्य वर्ग के और कुछ निम्न वर्ग के भी छात्र यहाँ पर आते हैं। तो कई बार ऐसे होता है कि इन छात्रों में शिक्षा के प्रति सजगता तो होती है, लेकिन जो हम कहते हैं कि पारिवारिक जो एक सहायता मिलनी चाहिए या पारिवारिक जो सपोर्ट मिलना चाहिए, तो वो नहीं मिलता कई बार। और प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण कई बार विद्यालय छोड़ना पड़ता है छात्रों को, खास करके कभी कभी छात्राओं को भी विद्यालय छोड़ना पड़ता है। तो ये एक चुनौती है हमारे सामने, क्योंकि कैसे होता है, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जिन विद्यालयों का में 90% पाने वाले छात्रों को एडमिशन मिलता है, तो उनके लिए बहुत आसान होता है उन छात्रों को आगे बढ़ाना। लेकिन जो छात्र बिल्कुल निम्न वर्ग से आते हैं, बिल्कुल प्रतिकूल परिस्थितियों से आते हैं, और जिनके शायद घर में इस प्रकार का शैक्षिक वातावरण भी नहीं होता, और उनके जीवन में जब इस प्रकार से काम करने की जिम्मेदारी हम पर आती है, तो वो सचमुच हमें एक चुनौती भरा माहौल लगता है। लेकिन हम शिक्षक हैं, हम पीछे नहीं हटते। हम उन चुनौतियों का सामना बखूबी करना जानते हैं, और हम लगातार कोशिश करते हैं कि छात्र जो है विद्यालय की जो अपनी पढ़ाई है वो बीच में ना छोड़ पाए, कि वो उसकी गतिविधि जो है वो निरंतर जारी रहे। मैं ये कहना चाहूंगी कि कोरोना काल के समय हम देखते हैं कि उसका काफी असर विद्यालय के छात्रों पर पड़ा, और मुख्य रूप से उनके जो वाचन उनका है और लेखन है, क्योंकि उस समय आभासी पढ़ाई होती थी ऑनलाइन जूम मीटिंग के द्वारा ही। तो बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, वीडियो ऑन करते थे, कभी ऑफ करते थे, बच्चे बैठे हैं नहीं बैठे कुछ समझ में नहीं आता था। और जब उसके बाद प्रत्यक्ष रूप से पढ़ाई शुरू हुई, तो ये देखा गया कि जो छात्र है वो वाचन लेखन में काफी पीछे चल रहे हैं। तो इस दृष्टि से हमने विद्यालय में एक उपक्रम चलाया, वाचन लेखन उपक्रम। और जहां हमने इस बात की ओर ध्यान दिया कि बच्चे जो है जो कक्षा में आ रहे हैं, क्योंकि मैं जिन कक्षाओं को पढ़ाती हूँ वो 8वीं से 10वीं की कक्षाएं हैं, इसके बावजूद भी बच्चों को वाचन और लेखन में बिल्कुल तकलीफ हो रही थी। तो हमने ये किया कि अभी जो मैं यहाँ पर अपने विद्यालय में करती हूँ कि कक्षा में पढ़ाते समय अ, जो पाठ अभ्यासक्रम पढ़ाना है उसके पहले, पाठ पढ़ाने से पहले जो 10 मिनट है पहले, उसमें मैं रोज अ, बच्चों का वाचन लेती हूँ, और रोज एक अनुलेखन
उनसे करवाया लिया जाता है। उसके लिए अनुलेखन की एक कॉपी बनाई है और रोज उन्हें ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 वाक्य किताब में से देख कर लिखने होते हैं। और जो छात्र वाचन में कमजोर है, तो कक्षा में जब 40-50 बच्चे होते हैं तो शिक्षक सभी बच्चों का वाचन लेना संभव नहीं होता व्यक्तिगत रूप से। तो मैं इसके लिए जो अन्य छात्र है कि जिनका वाचन अच्छा है, तो उन छात्रों की सहायता लेती हूँ कि वो उन बच्चों का वाचन ले। तो अभी जो मेरे पास 10वीं कक्षा है, तो ये मैंने देखा इस उपक्रम के द्वारा कि जब ये बच्चे 8वीं में थे फिर 9वीं में आए तो इनका वाचन काफी कमजोर था। लेकिन जब इस प्रकार का उपक्रम हमने अपने हाथ में लिया और ये गतिविधि शुरू की, तो काफी सुधार आया। और जिन बच्चों को पढ़ने और लिखने में दिक्कत होती थी, तो वो अच्छे तरीके से अब पढ़ने लिखने लगे हैं और वो अभी 10वीं में हैं। तो ये भी बात है। और दूसरी बात यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी कि जब भी कोई पाठ या कविता मैं पढ़ाती हूँ, तो मेरी कोशिश ये होती है कि बच्चे उस पाठ या कविता को पढ़कर आए। और इसके लिए फिर मैं अलग अलग प्रकार से उनको इस भाषा से कैसे जुड़े, क्योंकि मेरा प्रयास ये रहता है कि अगर हम हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं, तो इस भाषा में प्रत्येक छात्र अपने आप को अभिव्यक्त कर सके, उस अपने इस भाषा में वह अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सके। और इसलिए मैं अलग अलग प्रकार की बातों को यहाँ पर अपनी कक्षा में चलवाती हूँ। जैसे कि अभी मैंने बताया कि हम वाचन लेखन उपक्रम चलाते हैं, उसी प्रकार से जब हम किसी पाठ को एकांकी के रूप में पढ़ते हैं, तो मैं करती हूँ कि एकांकी के जो किरदार है, वो बच्चों को पहले ही एकांकी पढ़कर आने के लिए कहती हूँ, और उसके बाद उस एकांकी के किरदार मैं बच्चों में बांट देती हूँ। और फिर उस एकांकी को बच्चे नाट्य वाचन के माध्यम से स्वयं कक्षा में प्रस्तुत करते हैं। तो ये भी एक अच्छी गतिविधि हमारे यहाँ चलाई जाती है। इसके अलावा हम अपने छात्रों का जब जन्मदिन मनाते हैं, उसकी घोषणा करते हैं माइक पर, तो प्रत्येक छात्र को उसके जन्मदिन पर एक छोटी किताब जो है भेंट स्वरूप दी जाती है। उसके पीछे उद्देश्य यही है कि बच्चे जो है वो किताब से दूर हो रहे हैं। हम देख रहे हैं कि मोबाइल का के बहुत आदी हो रहे हैं, तो बच्चे उससे, मोबाइल बुरा नहीं है, आज हम जूम मीटिंग में मोबाइल का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो बुरी चीज नहीं है। लेकिन अगर बच्चे बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो पढ़ाई में वो पीछे पड़ने लगते हैं। और इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि उन्हें जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक किताब भेंट देते हैं, तो बच्चे उस किताब को पढ़ते हैं। और जब ग्रंथालय से वो कोई किताब लेते हैं, तो हमारा ये कहना होता है उनको, जो दैनंदिनी दी गई है डायरी विद्यालय की ओर से, तो हम ये उनसे कहते हैं कि आप जिस किताब को लेकर पढ़ते हो, उस किताब का नाम, उस किताब में के लेखक कौन है या कवि कौन है, उसका नाम, और आप उस किताब से आपने क्या पाया, क्या कौन सी बात अच्छी लगी, उसे आप अपनी डायरी में लिखिए। और फिर वो हमें वो लिख कर बताते हैं। तो इस प्रकार से भी हम लोग एक गतिविधि लेते हैं। इसके अलावा अलग अलग प्रकार की स्पर्धाओं का आयोजन हम अपने विद्यालय में करवाते हैं। जैसे कि निबंध स्पर्धा है, व्यक्तिगत या सामूहिक गीत गायन स्पर्धा है, वक्तृत्व है, वाद विवाद है, नाट्य स्पर्धा है। और बाहरी स्पर्धाओं में भी हम छात्रों को भेजते हैं। जो अद्ययावत विषय होते हैं उस पर भी छात्रों को हम अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए कहते हैं, क्योंकि कई बार छात्र जब प्रश्न पत्र का उत्तर लिखता है, परीक्षा में उत्तर लिखते हैं, तो उस समय वो कभी कभी रटी रटाई, या कई बार परिच्छेद सामने होता है तो परिच्छेद में से देखकर उत्तर लिखना होता है। लेकिन जब हमारे आसपास कोई घटना घटित होती है, तो उस घटना पर अपना मनोगत व्यक्त करना, अपने विचार व्यक्त करना, ये भी छात्रों को आना चाहिए। और इसीलिए मेरी ये कोशिश रहती है कि जब मैं कक्षा में पढ़ाती हूँ, तो समाचार पत्र से जो भी जानकारी मुझे मिलती है शिक्षा से जुड़ी हुई या किसी छात्र के प्रगति से जुड़ी हुई, तो वो मैं साझा करती हूँ कक्षा में। और जब बच्चों को ये बताती हूँ, तो कई बच्चों के मन में उत्सुकता निर्माण होती है, और फिर वो दौड़े भागे ग्रंथालय में जाते हैं कि क्या मैडम ने जो बताया है वो कौन से समाचार पत्र में छप कर आया है, और फिर उसको पढ़ने की इच्छा बच्चों के मन में निर्माण होती है। तो उसके लिए मुझे भी समाचार पत्र, मैं भी पढ़ती हूँ, मुझे अपना ज्ञान जो है वह अद्ययावत रखना ही पड़ता है। तो इस दृष्टि से भी ये भी एक उपक्रम हमारे यहाँ चलाया जाता है। और इसी के साथ साथ मैं एक और उपक्रम लेती हूँ कि जैसे बच्चों को कुछ शब्द दिए जाते हैं, एक आध शब्द दिया, जैसे मैं कक्षा 8वीं में लेती हूँ,
एक आध शब्द दिया, उदाहरण के लिए देश शब्द दे दिया, या फिर आपको माँ शब्द दे दिया, और फिर उस पर मैं आधा घंटा उनको समय देती हूँ, जो मेरा घंटा है, पीरियड है, उसमें समय देती हूँ कि बच्चे, क्योंकि उस समय उनके पास कोई साहित्य नहीं होता, तो बच्चे उस शब्द को लेकर कविता लेखन करें। तो बहुत बढ़िया बढ़िया कविता बच्चे लिखते हैं, करते हैं। यानी कभी कभी तो हम बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि 8वीं में पढ़ने वाले बच्चे भी, उनके मन के भाव इस प्रकार से होते हैं। तो वो जो बच्चों के अंदर छिपी हुई जो उनके कौशल है, उन कौशलों को बाहर निकालना, ये भी शिक्षक की एक खूबी होती है। तो मैं वो प्रयास करती हूँ कि बच्चे जो है वो उस पर लेखन करें, तो बच्चे बहुत अच्छा लेखन करते हैं। इसके अलावा मैं कक्षा 8वीं में कला भाग 2 ये विषय पढ़ाती हूँ, जिसमें मैं गायन और नाटक या अभिनय से जुड़ी हुई बातें बताती हूँ। तो मैं उसमें बच्चों को प्रसंग नाट्य लिखने के लिए कहती हूँ। जैसे मैं इतिहास पढ़ाती हूँ, तो इतिहास का कोई प्रसंग लेना है और उस प्रसंग पर नाट्य रूप में लेखन करना है बच्चों ने। तो बच्चों के गुट बनाए जाते हैं, तो वो गुट बनाकर उसमें वो प्रसंग नाट्य खुद लिखते हैं, और उसको प्रस्तुतिकरण भी बच्चे खुद करते हैं, दर्शन खुद करते हैं। तो कला भाग 2 की जो प्रात्यक्षिक परीक्षा होती है, उसके अंतर्गत मैं यह कार्य उनसे करवा लेती हूँ। और ई क्लास का उपयोग भी यहाँ पर करवा कर लिया जाता है। और मैं सचमुच इस बात की बहुत शुक्रगुजार हूँ, हमारे सारे जो ट्रस्टी गण हैं, जो मुख्याध्यापिका है, सारे शिक्षक है, शिक्षकेतर कर्मचारी, पालक है, छात्र, कि सब इस बात में जुड़े हुए हैं कि अपना विद्यालय किस प्रकार से आगे बढ़े। अगर हम पुणे की स्थिति देखें, तो पुणे में हिंदी माध्यम के विद्यालय बहुत कम है, और जो कुछ अभी है वो अभी बंद होने के कगार पर है। उनकी संख्याएं कम हो रही है, छात्रों की संख्या, तो छात्र की संख्या कम होने के बाद शिक्षक सरप्लस हो जाता है और विद्यालय बंद पड़ जाता है। लेकिन मुझे सच में इस बात को बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि हमारा विद्यालय लगभग गत यानी 1972 से यहाँ पर हमारा विद्यालय जो है, भले ही कोरोना काल में संख्या कम हो गई थी, लेकिन फिर भी हमारा विद्यालय हिंदी भाषा को पकड़े हुए हिंदी की प्रगति में बिल्कुल दृढ़ खड़ा हुआ है। और लगातार ये कोशिश करते रहता है कि हिंदी भाषा को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए, और इस भाषा के माध्यम से छात्र अपनी प्रगति कैसे करें। और मैं, हमारे विद्यालय का ये अनुभव है कि कई बार ऐसे होता है कि भाषा अड़चन बन रही है, ऐसे कुछ लोगों का कहना होता है। लेकिन मैं हमेशा से ये कहती हूँ कि जो हमारी भाषा है वो हमारे विकास में कभी बाधक नहीं होती, क्योंकि हमारे विद्यालय का मैं उदाहरण देती हूँ कि हमारे विद्यालय के छात्र जिनका पारिवारिक जो माहौल है वो हिंदी भाषी है, जो हमारे विद्यालय में हिंदी भाषा पढ़ते हैं, और आगे जब जाते हैं तो अपनी ऊंचाइयों को हासिल करते हैं। मैं कुछ उदाहरण यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि हमारे विद्यालय के कई छात्र आज अच्छी वकालत कर रहे हैं, कई छात्र डॉक्टर है, कुछ छात्र मिलिट्री में डॉक्टर है, मेजर जनरल की पोस्ट पर है, कुछ अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, कुछ व्यापारी है, कुछ सरकारी कार्यालयों में है। मैं इस प्रकार से भाषा इनके विकास में कभी भी बाधक नहीं बनी, उन्होंने उस भाषा का सही मायने में उपयोग किया है। और हम लगातार यही कोशिश करते हैं कि भले ही हमारा विद्यालय बहुत भीड़ भाड़ वाले स्थान में है, छात्र बहुत जिनका पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं है उस परिवार से आने वाले छात्र हैं, लेकिन हमारी कोशिश लगातार यही रहती है कि हमारे बच्चे जो है इस भाषा के माध्यम से आगे बढ़े, और इन बच्चों के माध्यम से हमारी भाषा और उन्नत और विकसित हो। आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, अपने विचारों को प्रस्तुत करने का मौका दिया, इसलिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। और मुझे सचमुच बहुत आनंद हो रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैं बहुत महानुभाव व्यक्तियों से आज मैं जुड़ पा रही हूँ, इसलिए आप सभी का धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सुश्री ज्योति महेश लोखंडे जी। आपने बहुत सुंदर वक्तव्य दिया और बताया भी कि किस तरह से आपका पुणे, मुझे पता है, हिंदी भाषी क्षेत्र है, और वहां पर भी आपका जो विद्यालय है लगभग 53 साल से हिंदी को पकड़े हुए है, और आपके यहाँ से इतने जी होनहार विद्यार्थी निकले हैं। और बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि आप वाचिक और लेखनीय दोनों माध्यम से हिंदी को आगे बढ़ा रही हैं। किस तरीके से आप
जैसे आपने बताया कि प्रसंग नाटक आप करवाती हैं साहित्य से भी जोड़कर, तो मुझे लगता है हिंदी के माध्यम से वे और भी बहुत कुछ चीजें आपके विद्यालय द्वारा सीख रहे हैं। ये अपने आप में बहुत सराहनीय है। आपका बहुत बहुत आभार। और अब हमारा समय अध्यक्षीय भाषण का है, किंतु अध्यक्षीय भाषण से पहले हम 5 मिनट की परिचर्चा सत्र करते हैं। तो इसके लिए मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ विश्व हिंदी सचिवालय की महासचिव डॉक्टर माधुरी रामधारी जी को, कि मैं उनसे अनुरोध करती हूँ चर्चा सत्र के लिए कृपया वक्ताओं को आमंत्रित करें। मंच आपका है। जी धन्यवाद। अ, परिचर्चा सत्र में मैं एक बार फिर से भानु सिसोदिया जी को बुलाना चाहूंगी। अभी तो हमने ज्योति महेश जी को सुना और मन सचमुच आनंदित हो गया कि विभिन्न समस्याओं के बावजूद भी और चुनौतियों को पार करते हुए वे हिंदी बहुत ही उचित विधि से सिखा रही है। तो यह हम सब के लिए उदाहरण है। तो भानु सिसोदिया जी ने आरंभ में उल्लेख किया था कि रोजगार प्राप्त करने के लिए नहीं, अपितु अपने कुछ व्यक्तिगत अ, उद्देश्यों के कारण विद्यार्थी हिंदी सीखते हैं। परंतु यहाँ भी निश्चित रूप से हिंदी पढ़ाने में समस्याएं तो होती ही होंगी। अ, विदेश का वातावरण है और हिंदी अपनी भाषा विदेश में रहते हुए कैसे सिखाते और सीखते हैं, यह जो प्रक्रिया चलती है उस प्रक्रिया में क्या अभी ज्योति महेश जी ने जो बताया, जिन विधियों की चर्चा की, उस प्रकार की विधियां वहां भी अमेरिका में साइराक्यूज यूनिवर्सिटी में आप अपना सकेंगी या अपनाती हैं? थोड़ा इस विषय पर हमें बताएं। जरूर माधुरी जी। जो गतिविधियां ज्योति जी अपनी कक्षाओं में करती हैं, वो कुछ हद तक हम भी उसी तरह की गतिविधियों को अपनी कक्षाओं में अपनाते हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं। क्योंकि यहाँ पे शुरुआत में इससे करना चाहूंगी, यहाँ पे छात्रों का सीखने का जो पूरी प्रक्रिया होती है वो भारत से बिल्कुल अलग होती है। अ, सबसे बड़ी चुनौती या सबसे बड़ी जो हम कठिनाई देखते हैं शिक्षकों के रूप में, वो ये है कि हमारे पास समय बहुत कम होता है। मतलब 4 महीने से कम समय में आपको वर्णमाला से लेकर वो अपने बारे में बातचीत कर पाए सिखाना होता है। और अलग अलग व्याकरणों के विषय जो कि हम ज्यादा विस्तार से नहीं पढ़ा पाते उनको, क्योंकि समय कम होता है। हमें केवल हफ्ते में 3 दिन मिलते हैं पढ़ाने के लिए, तो हम सारे विषय पूरी तरह से उनको नहीं पढ़ा पाते विस्तार में। मतलब तो मतलब 4 महीने में ये सब करना और इतनी गतिविधियां लाना, कोशिश जरूर करते हैं कि अगर छात्र कुछ ऐसे आते हैं हर साल जो ज्यादा सीख रहे हैं और जो जल्दी सीख रहे हैं, तो जैसे ज्योति जी बता रही थी, उस तरह की गतिविधियां हम कर पाते हैं। लेकिन हमारा जो पाठ्यक्रम होता है वो बहुत अलग है भारत से। अभी मैं कुछ समय पहले भारत आई थी, तो एक पाठ्यक्रम का कार्यक्रम हो रहा था जिसमें कि भारत के माफ कीजिए, अमेरिका से कई शिक्षक लोग भारत आए थे पाठ्यक्रम के बारे में और जानकारी लेने। तो उस समय मैं संक्षेप में बताना चाहूंगी कि हमने बहुत कुछ सीखा कि भारत के विद्यालयों में अलग अलग देश, अलग अलग राज्यों के अलग अलग शहरों के विद्यालयों में बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है। जब हमने वो देखा तो हमें ये बात समझ में आई कि जो सबसे शुरुआती वर्ग के छात्र होते हैं जिन्होंने भी हिंदी सीखी होती है अमेरिका में खासकर, और ये पूरे अमेरिका की बात है, वो लोग पढ़ नहीं पाते पूरी तरीके से। वो आप उनको एक वाक्य देंगे, वो पढ़ लेंगे। एक पूरा उन्हें अनुच्छेद देंगे तो उन्हें बहुत समय लगेगा पढ़ने में, तो फिर उसमें समय चला जाता है। जो कि बहुत ही, जो सबसे उच्च स्तर के छात्र होते हैं, हाँ, वो पूरी तरह से उसको पढ़ पाते हैं। तो मतलब पढ़ाने का जो तरीका वहां पर है और जो यहाँ पर है, बहुत ही अंतर है उसमें। हम जरूर चाहते हैं कि जैसे कि वहाँ के विद्यालय में बच्चे सीखते हैं वैसे यहाँ पर सीखें, लेकिन वो
पूरी तरीके से हो नहीं पाता, क्योंकि उनको सीखने में बहुत समय लगता है। दूसरा बड़ी चुनौती जो हम सामना करते हैं सब शिक्षक लोग, वो है उच्चारण। वो जिस तरह से बात करते हैं, उनके उनके बोलने का जो तरीका है, उसको ठीक करने में ही बहुत समय लग जाता है। तो वो समय ले लेता है काफी। तो गतिविधियां हम बहुत ही साधारण सी और बहुत ही सरल सी करते हैं। यहाँ पे बच्चों को दिमाग में दबाव बहुत, उनको जल्द दबाव में बहुत जल्दी आते हैं। तो परेशान होके फिर खड़े होके बोलते हैं, नहीं हम नहीं कर सकते ये, हम नहीं करना चाहते हैं ये। तो वो शिक्षकों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि अब क्या क्या पढ़ाएं जिससे कि ये खुशी खुशी पढ़े। तो देखिए माधुरी जी, दूसरी बात यह है कि अगर छात्र लोग खुशी खुशी कक्षा से बाहर नहीं जाएंगे, तो ये इस बात की पूरी संभावना है कि वो अगले साल हिंदी नहीं लेंगे। तो जैसे ज्योति जी बोल रही थी, मैं सुन रही थी, ये भारत में और अमेरिका में समानता है, जो मुझे सुनकर आज मालूम पड़ा ज्योति जी, कि ये वहां भी होता है जो यहाँ होता है, छात्र नहीं तो कक्षा नहीं। तो बिल्कुल सही। अगर छात्र खुशी खुशी बाहर नहीं निकलेगा, वो बोलेगा मुझे हिंदी नहीं पढ़नी, हिंदी बहुत कठिन विषय है मेरे लिए। और ऐसा हर हर साल होता है। हर साल हमें इस चीज का सामना करना पड़ता है। वो कह रहे हैं क्यों नहीं ले रहे? अरे नहीं, हिंदी बहुत मुश्किल है। मैंने कहा शांति से बैठिए, धैर्य रखिए, हम हैं, हम आपकी मदद करेंगे। तो ये भी एक कारण है, उन लोगों को शायद ये लगता है, इसीलिए मुश्किल से 15 या 16 छात्र एक कक्षा में आते हैं, सबसे निचले स्तर पे। उसके ऊपर आप थोड़ा जाएंगे, जब वो पूरा एक कहानी पढ़ पाएंगे, उसमें मुश्किल से 8 या 10। तो वो संख्या कम 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 होती रहती है। तो वापस अगर हम आपके प्रश्न पे आए माधुरी जी, तो गतिविधियां जो ये करती हैं, उनका वो स्तर ही नहीं होता कि हम वो अपनी कक्षा में उनको अपना पाए। तो आशा करती हूँ मैंने जवाब, आपका उत्तर दिया जो आप पूछना चाह रही थी, जितना समझ पाई। जी जी। जी जी, आपने उत्तर भी दिया और यह भी स्पष्ट किया कि सबसे बड़ी चुनौती तो यह है विद्यार्थियों को समझाना कि हिंदी सरल भाषा है और आसानी से वे इसे सीख सकते हैं। यह विद्यार्थियों के मन में बिठाना भारी चुनौती है। और यह चुनौती भारत में भी है और अन्य देशों में भी है। सभी शिक्षकों के सामने यह प्रश्न उठता है कि विद्यार्थी के मन को इस भाषा के साथ कैसे हम जोड़ें। तो इस विषय में मैं सुनना चाहूंगी डॉक्टर संजय भारद्वाज जी को। वे भी जुड़े हैं, तो परिचर्चा सत्र में उनका विचार सुन लेते हैं, फिर अध्यक्षीय वक्तव्य की ओर बढ़ते हैं। आदरणीय माधुरी जी, ऋतु जी, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष मेरे मित्र प्रोफेसर गाड़े, अ, सिसोदिया जी, ज्योति जी और अन्य सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। आदरणीय, मैं जानना चाहूंगा आप क्या पूछ रहे थे, क्योंकि जब आप कह रही थी मेरे तक स्वर पूरी तौर से नहीं पहुंचा। अच्छा। अ, अभी कुछ समय पहले भानु सिसोदिया जी ने उल्लेख किया कि विद्यार्थी को कक्षा में 3 वर्षों तक बनाए रखना भारी चुनौती होती है। और प्रथम वर्ष में उन्हें समझाना कि हिंदी सही में सरल भाषा है और इस भाषा को वे आसानी से सीख सकते हैं, उनके मन में यह भाव बिठाना सबसे बड़ी चुनौती होती है। तो शायद ऐसी ही चुनौती भारत में भी है, सर्वत्र है, कि हम विद्यार्थियों के मन को इस भाषा से जोड़ दें सबसे पहले, और उन्हें विश्वस्त करें कि यह भाषा कठिन नहीं है, बहुत आसानी से वे इसे सीख सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस विषय में कृपया अपने विचार दें। जी। 1 मिनट संजय जी, माफ कीजिए। माधुरी जी, आपको बताना चाहूंगी कि मेरे छात्र ध्रुव गोयल जी ने अभी अभी लिंक से ज्वाइन कर लिया है। तो संजय जी के अच्छा। बाद में, जब संजय जी की बातचीत हो जाए। जी, परिचर्चा सत्र के बाद हम उनको आमंत्रित करते हैं। जी, अभी वो आ गए हैं, तो मैं खाली बोल, माफ कीजिएगा बीच में रुकावट जी, के लिए। कोई बात नहीं। जी। हाँ सर। पारिवारिक कार्यक्रम। जी। तो आप जो कि इस तरह की स्थितियां यहाँ भी होती हैं, स्वाभाविक तौर पर होती हैं। चूंकि भारत एक तो पहली सबसे बड़ी एक जो मुद्दा है वो ये है कि भारत विविधताओं वाला देश है। अनेक राज्य, अनेक बोलियां, अनेक भाषाएं
और वहाँ के विद्यार्थी। और दूसरी एक बात जो अभी संभवतः भानु जी ने कही थी कि हिंदी के माध्यम से आगे रोजगार नहीं मिलना। यद्यपि अब स्थितियां बदली, लेकिन ऐसे में मुझे हमेशा एक बात लगती है कि भाषा मूल रूप से प्रयोग से सीखी जाती है। जब हम भाषा का प्रयोग नहीं करते, मैं अपना एक उदाहरण बताता हूँ। मेरी एक छात्रा है, छोटी है बच्ची, मेरे ख्याल से 9-10 वर्ष की होंगी, इस समय यूएस की हैं, जो मुझसे हिंदी सीखती हैं ऑनलाइन। मैं सप्ताह में केवल एक दिन उनको समय दे पाता हूँ। उस बिटिया की समस्या ये है, पिता भारतीय हैं, अ, माँ विदेशी हैं। कठिनाई ये होती है कि घर में हिंदी में संवाद नहीं होता। तो हर बार मैं प्रयास करता हूँ कि जब भी मैं उसकी कक्षा लेता हूँ, उसके पहले थोड़ी देर में हिंदी में उस बच्ची से संवाद कर सकूं। वो वातावरण नहीं मिलना, ये एक बड़ी कठिनाई होती है। और दूसरा मुझे एक ऐसा लगता है कि भाषा निश्चित तौर पर, जैसा मैंने कहा, कि वो संवाद के लिए भाषा सेतु का काम करती है। तो अगर भीतर से भाव जग जाए, मनुष्य के पास में अपना ही अनुभव होता है बांटने के लिए। मुझे एक बार वर्षों पूर्व, जब मैं महाराष्ट्र में नया नया आया था और थिएटर के लिए काम करता था, एक बार किसी एक विद्यार्थी ने कहा कि सर, मैं कुछ बिंदु मेरे मस्तिष्क में, आप मुझे हिंदी में एक एकांकी लिख दीजिए, मैं मराठी में उसका अनुवाद कर लूंगा। लेकिन मैंने जब लिखना आरंभ किया, तो स्थानीय संस्कृति में, जैसे एक उदाहरण मैं दूं, मनोज को हिंदी में, अगर उसके माँ बाप, मान लीजिए कि पात्र का नाम मनोज है, कोई उसका प्रिय उसको मनु कहकर बुलाएगा, लेकिन मराठी में उसको मन्या कहकर बुलाएगा। तो लिखते समय मेरे मानस में विचार आया कि यदि मैं सोचूंगा हिंदी में और मेरा चरित्र जो है वो मराठी भाषी, और मैं सोच रहा हूँ हिंदी में, तो स्वाभाविक तौर पर मैं न्याय नहीं कर पाऊंगा। मैंने उसे मराठी में ही लिखा। आज तो ईश्वर की दया से मराठी सहज रूप से बोल पाता हूँ, लेकिन तब बहुत पुरानी बात है। तो मेरे चरित्र भी उसी तरह चाहते गए। मेरा कहना यह है कि भाषा प्रयोग के माध्यम से सीखी जाती है। और यहाँ पर ऋतु जी भी हैं, माधुरी जी भी हैं। मुझे हमेशा ये लगता है कि बहुत विनम्रता से, कि आप महिलाएं जो हैं, वो चीजों को जानने में, ग्रहण करने में पुरुषों से बहुत आगे होती हैं। मैं ऐसे अनेक महिलाओं को जानता हूँ कि मान लीजिए कि वो मराठी भाषी हैं, लेकिन विवाह तमिलनाडु में हुआ, 2-4 साल बाद देखिए वो धड़ल्ले से तमिल बोलती हुई दिखेंगी। लेकिन ये स्थिति पति की नहीं होगी। वो उस भाषा को उतना उस तरह से नहीं जुड़ सकता, जो भी कारण हो। मतलब मैं उसकी मनोवैज्ञानिकता में नहीं जानना चाहता हूँ। हम पुरुषों के अपने दोनों की माटी अलग अलग है, मैं उस माटी का सम्मान करता हूँ। लेकिन एक बड़ी समस्या है कि भाषा का प्रयोग होते रहना। और मैं इस पर बहुत विस्तार में इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आदरणीय गाड़े सर को सुनना है। मुझे एक अपनी 2-4 पंक्तियां याद आती है, वो मैं बांट देता हूँ। कि भाषा को लेकर जैसे विवाद होते हैं, और मैंने कहा संवाद, कि विवादों की चर्चा में युग जमते देखे, विवादों की चर्चा में युग जमते देखे, आओ संवाद करें, युगों को पल में पिघलते देखें, मेरे तुम्हारे चुप रहने से बुढ़ाते रिश्ते देखे, मेरे तुम्हारे चुप रहने से बुढ़ाते रिश्ते देखे, आओ संवाद करें, रिश्तों में दौड़ते बच्चे देखें। तो एक निरंतर जो है भाषा जोड़ती है। बड़ी आवश्यकता है कि हम उसका प्रयोग करें। हम टूटी फूटी बोलें, जैसे भी बोलें, लेकिन जब आप भाषा का प्रयोग करते हैं, तब भाषा अपने आप, आगे की यात्रा भी अपने आप हो जाती है। पहले दूसरी भाषाओं के शब्द आएंगे जो सहज है, और भाषा बहता नीर है, दूसरी भाषाओं के शब्दों को लेगी, दूसरी भाषाओं को अपने शब्द देगी, और सारा ठेका हम ही ने ले रखा है। और हम ही जो है बिल्कुल सब कुछ शास्त्र शुद्ध देंगे, ये विचार भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आगे वाली पीढ़ी इसको आगे लेकर जाएगी। और मेरा हमेशा ये मानना है, बहुत विनम्रता के साथ, भाषा का क्षेत्र हो कोई अन्य क्षेत्र हो, सामान्यतः हमको लगता है कि आगे की जो पीढ़ी, आगे का जो युवा वर्ग है, वो थोड़ा कुछ भिन्न है। ये हम फला जानते थे, सांस्कृतिक तौर पर बच्चे ऐसे नहीं जुड़े हैं। ये एक तरह का, वो जो हम एक बैटम लेकर दौड़ते हैं ना, हम जहाँ थम रहे हैं, बच्चे उसके आगे दौड़ रहे हैं, उससे आगे से उनकी वो यात्रा शुरू करेंगे। तो स्वाभाविक तौर पर उनके लिए काल, पात्र, परिस्थिति सब कुछ अलग है। वो उन परिस्थितियों के अनुसार आगे जाएंगे। एक और बिंदु बस बहुत छोटे में मैं जोड़ना चाहूंगा। यहाँ पर एक चर्चा की गई कि अ, एक मिनट, कहीं मैंने वो बिंदु लिखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा वो। एक और यहाँ जो चर्चा आई था, मुझे तुरंत विचार में नहीं आ रहा है। भानु जी की इसमें ही कुछ एक 2-3 बातें आई थी।
वो भी मैं संक्षेप में कहूँ, जैसे उन्होंने कहा कि गाड़े सर विस्तार में जाएंगे कि संस्कृति से अध्यापन को जोड़ना, वो अच्छा लगा। रामायण पढ़ाने की बात उन्होंने की, जो मुझे लगता है कि वहाँ सरल है। एक समय भारत में पढ़ाना कठिन था, अब तो खैर भारत में भी सरल हो गया। गाड़े सर शायद इस पर अधिक प्रकाश डालेंगे। एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि हिंदी से रोजगार नहीं मिलना, वास्तव में हम सब हिंदी पढ़ने पढ़ाने वालों के लिए ये एक विचारणीय विषय है। इस पर हमको गहराई से विचार करना चाहिए कि हम इसको कैसे आगे लेकर जा सकते हैं। बहुत सारी बातें ज्योति जी ने कही और बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। जो कुछ उनका अनुभव है वो इसमें दिखाई देता रहा। एक बात भानु जी के इसमें आई थी कि जो लड़का लड़की है उसका प्रेमी या उसके प्रेमिका जब हिंदी बोलते हैं तो वो जुड़ना चाहते हैं। और एक बात उन्होंने और कही कि एक उनकी छात्रा जो अपने दादा दादी से संवाद करने के लिए, आप यहाँ देखिए, रोजगार से नहीं जोड़ रही है लेकिन रिश्तों से जोड़ रही है भाषा। और ये भाषा का एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। और यही बात कि जब उन्होंने कहा कि प्रेमी प्रेमिका, मुझे एक अलग बात याद आती है माधुरी जी, बहुत संक्षेप में आपके साथ मैं साझा कर लेना चाहता हूँ पूरे मंच के साथ। मेरे कार्यालय में एक महिला काम किया करती थी और वो गैर हिंदी भाषी थी। और एक बार अ, उसने एक बहुत अच्छी बात कही। उसने कहा कि आपके कार्यालय में काम करते करते मैं इतनी अच्छी हिंदी जान गई, उसका मुझे इतना अच्छा लाभ हुआ कि अब जब कभी मेरे और मेरे पति के बीच बहस होती है तो मैं हिंदी में बोलने लगती हूँ और वो मुझे हिंदी में उत्तर नहीं दे पाता। तो मतलब भाषा भाषा का एक विस्तार ये भी है। आपने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं हिंदी आंदोलन परिवार के माध्यम से कि विद्यार्थियों को जोड़ सकें, शिक्षकों को जोड़ सकें। आदरणीय, मैं पूरी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ कि जब जब जहां जहां संभव होगा हमारा प्रयास रहेगा कि हम निरंतर छात्रों को, विद्यार्थियों को, अध्यक्ष के रूप में भाषा के विशेषज्ञों को विश्व हिंदी सचिवालय के इस कार्यक्रम से जोड़ते रहें और इसी तरह परस्पर संवाद होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पर अवसर देने के लिए। बहुत धन्यवाद सर। आपको सुनते हैं तो मन करता है कि सुनते ही जाएं। मन कभी भरता नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, अन्य अवसर के लिए हम थोड़ा धैर्य धारण करेंगे। और अभी मैं ऋतु जी से निवेदन करती हूँ कि कृपया वे ध्रुव गोयल जी को आमंत्रित करें। आपका बहुत बहुत आभार और आदरणीय संजय सर का बहुत बहुत आभार। और जैसा कि अब हमें पता लग ही गया है कि ध्रुव गोयल जी अमेरिका से हमारे समक्ष आ गए हैं। तो ध्रुव जी, मंच पर आपका स्वागत है। आप सिराक्यूज विश्वविद्यालय अमेरिका में हिंदी के छात्र हैं। मंच आपका है। पहले तो मैं सबका नमस्कार करना चाहूँगा। ये कार्यक्रम बहुत ही ज़रूरी है, जो हम देश के हर कोने से यहाँ आज जुड़े हुए हैं। मेरे हिसाब से ये बहुत ही अ, कठिन और काफ़ी अच्छा जुड़ाव दिखाता है हमारी भाषा से। एंड जब हिंदी की बात आती है तो पहले तो मेरी पढ़ाई का कई देशों में हुई है, एक नहीं बल्कि मैं अ, शुरुआत में दिल्ली में पढ़ा था। दिल्ली में मैंने 10 साल बिताए। वहाँ पे मेरी सारी पढ़ाई हुई। उसके बाद मैं चला गया साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के जाने के बाद मैं चला गया था सिंगापुर, वहाँ पे मेरा हाई स्कूल था। सिंगापुर के बाद मैं अब यहाँ पे अपना कॉलेज करने आया हूँ और मैं भानु जी का एक छात्र हूँ। भानु जी के साथ मैंने ऑलमोस्ट 1 साल हिंदी पढ़ी है। जब भी मैं कोई नए देश में जा रहा था, सबसे अहम चीज़ जो मैंने देखी है कि कनेक्ट करना, लोगों से जुड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है जब भी आप कोई और भाषा बोलते हो और वो कोई और भाषा बोलते हैं। मेरे को याद है साउथ अफ्रीका में हिंदी उतने लोग नहीं बोलते थे जो हिंदुस्तानी थे वहाँ पे। आ, बिल्कुल ही 2-3 लोग होंगे जो हिंदी शायद समझ पाए। और कल की ही बात है जब मैं
बाहर घूमने गया था अपने मित्रों के साथ, और मैं किसी से मिला जो हिंदी बोलते हैं। तो इस पूरे एक्सपीरियंस को, इस पूरे अ, मेरे पूरे पढ़ाई के और मतलब जर्नी के एक्सपीरियंस को मैं जब देखता हूँ, तो मेरे को समझ आता है कि हिंदी कितनी इम्पोर्टेंट है। जहाँ भी जाओ आप किसी से कनेक्ट कर सकते हो हिंदी के थ्रू। हिंदी एक ऐसा मीडियम है जहाँ मैं किसी की बातें, किसी के स्वभाव, किसी की वैल्यूज़, एक एक इंसान को मैं एक दूसरे लेवल पे समझ सकता हूँ, जो शायद मैं हिंदी में ना समझ सकूँ। आई मीन जो मैं अंग्रेजी या इंग्लिश में ना समझ सकूँ। और वो जो बैरियर होता है कम्युनिकेशन में, जब भी बात करते हैं आप लोगों से, वो बैरियर हटता है जब आप किसी अपने देश के मित्र से, जो हिंदी आपसे हिंदी से हिंदी में बतियाते हैं, जो भी आपसे, अ, तो वो बैरियर हट जाता है। एंड मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही रहा है कि जब भी मैं बाहर जाऊं, अगर तो मुझे अपना कोई मिलता है, तो हिंदी में बात करूं, हिंदी में बात करके उन्हें समझूं और कनेक्ट करूं। हालांकि मेरी हिंदी उतनी कठिन है नहीं, मुझे हिंदी के कई अ, शब्द ही आते हैं, बट मुझे मुझे आश्चर्य है मुझे अ, ल- कि आप मेरी भावनाओं को समझ सकते हो इस पूरे सिचुएशन को लेके। तो जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कम शब्दों में बहुत सुंदर बातें हमारे सामने रखी हैं कि किस तरीके से आपका विभिन्न देशों में आपकी शिक्षा हुई, और उस समय आपने जाना कि हिंदी एक ऐसी भाषा थी जिसके माध्यम से आप जिस भी देश में गए वहाँ आपके मित्र बने, आपने लोगों से संपर्क किया। तो एक संपर्क भाषा के रूप में आपने हिंदी को माना, और वहाँ पर दोस्ताना संबंध बनाने के साथ साथ मित्रता के संबंध भी बनाए। तो आपके लिए हिंदी न सिर्फ शिक्षा की भाषा रही, बल्कि संबंधों की भाषा भी रही। बहुत बहुत आभार आपका। और अब हमने सबकी बातें सुनी हैं, और अब हमारा कार्यक्रम जो है वो लगभग अंत में है, और अध्यक्ष महोदय को हम ना सुने तो ऐसा हो नहीं सकता है। तो मैं अब हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अध्यक्षीय भाषण के लिए सादर ससम्मान आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय डॉक्टर विजय महादेव गाडी जी को, जो भारत से आज हमारे साथ जुड़े हैं। आप बाबा साहब चितले महाविद्यालय भिलवंडी, महाराष्ट्र, भारत में शोध निदेशक और हिंदी विभाग के अध्यक्ष का पद संभाल रहे हैं। आपका परिचय और आपकी उपलब्धियां बहुत लंबी हैं, किंतु आज इतना ही, बाकी तो आपसे सुनकर ही लोग आपको जान पाएंगे। मंच पर आपका स्वागत है। आदरणीय, मंच आपका है। हेलो। जी हाँ सर, हम आपको सुन सकते हैं। आप फिर एक बार माइक खोल लीजिए। जी आवाज आ रही है सर? जी सर, जी सर, आ बिल्कुल, रही। अब बिल्कुल आ रही है। हाँ। आदरणीय मंच, आदरणीय माधुरी रामधारी जी, महासचिव विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस, मेरे सीनियर मित्र संजय भारद्वाज जी, और सूत्र संचालन करने वाली डॉक्टर रितु,
अध्यक्ष और सूत्र संचालक जो दोनों होते हैं बड़े बेबस होते हैं बहुत बार, क्योंकि उस मजलिस से, उस सभा से हर कोई भाग सकता है, लेकिन इन दोनों को अपना स्थान भी छोड़ नहीं पाते। ये सबसे बड़ी बात है। जी। तो आज वैसे मैं सोच कर आया था कि कुछ उत्तर आधुनिकता या कुछ ऐसे विचार जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली में है, लेकिन यहाँ सुनने के बाद पता चला कि ये तो पूरी तरह से फोकस जो है प्राइमरी या सेकेंडरी एजुकेशन पर इसका फोकस हुआ है। खैर कोई बात नहीं, भले सीनियर कॉलेज को पढ़ाता हूँ या पीएचडी का गाइड हूँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि प्राथमिक शिक्षा या माध्यमिक शिक्षा से ही आदमी आगे चला जाता है। यहाँ दो छात्रों को मैंने पढ़ा सुना, जिसमें से एक ने वृक्षारोपण पर अपनी बात रखी और दूसरे ने संपर्क भाषा क्या होती है इस पर अपनी बात रखी। दो ही वक्ताएं जो है वो यहाँ मुझे मिले, जिसमें सिसोदिया जी है और दूसरी लोखंडे जी है। तो सिसोदिया ने अपने व्याख्यान में, अपने भाषण में बहुत सारे सवाल उठाए थे और उन सवालों का जवाब देना एक अध्यक्ष के तौर पर मैं अपना फर्ज मानता हूँ। शिक्षण में संस्कृति जोड़ना या ऐसी बहुत सारी बातें उन्होंने कही। जब देखिए ये समस्याएं क्यों खड़ी हुई है या ये समस्याएं क्यों निर्माण हुई है, तो वर्तमान मानव जाति जो है उसके सामने प्रमुख दो समस्याएं हैं और उन्हीं समस्याओं के मद्देनजर रखते हुए इन समस्याओं का निर्माण हुआ है। शिक्षण में पहले संस्कृति थी, आज भी है और कल भी रहेगी, लेकिन एनईपी 2020 के माध्यम से हमें इंडियन एजुकेशन, इंडियन नॉलेज सिस्टम ये विषय रखना पड़ रहा है। मैं बात उच्च शिक्षा से कर रहा हूं, आप लोग मुझे क्षमा करेंगे, लेकिन यह आगे चलकर माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षा तक ये आने वाला है। भले ही आज ये उच्च माध्यमिक स्तर पर है या विश्वविद्यालय के स्तर पर है। तो यह क्यों हुआ? तो समाज में दो प्रकार के वर्ग है। पहला वर्ग जो है वो आधुनिकता मानता है, आधुनिकता को मानता है, लेकिन संस्कृति छोड़ देता है। मतलब आधुनिकताहीन संस्कृति एक है और दूसरी है संस्कृतिहीन आधुनिकता। इन दो भागों में मानव जाति जो है वो बांटी गई है, विभाजित हुई है और इसके कारण ही यह सारी बातें जो है वो शिक्षा में लाई गई है। दूसरी बात एक बताई, भाषा पढ़ने के संदर्भ में या कोई संपर्क भाषा या राष्ट्रभाषा या राज्य भाषा। मैं एक हिंदी का छात्र, वैसे कन्नड़ मेरी मातृभाषा है, मराठी में संपर्क भाषा के रूप में इस्तेमाल करता हूँ और हिंदी पढ़ाता हूँ। तो मेरी अपनी निजी मान्यता है कि भारतीय संविधान ने जिन जिन भाषाओं को मान्यता दी है वो सारी भारत की भाषाएं हैं, वो सारी राष्ट्रभाषाएं हैं। आदरणीय नंद प्रसाद नौटियाल ने लगभग 10-12 वर्ष पूर्व अपने शोध प्रबंध के माध्यम से यह सिद्ध किया था कि विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली हिंदी भाषा है। उन्होंने कैंटरीन और मैंड्रिन, ये जो चाइनीज लैंग्वेजेस है, इनको डिवाइड करते हुए अपनी बात रखी थी, क्योंकि ये दो भाषाएं दो अलग अलग गुटों में विभाजित है। तो इन दो भाषाओं को जोड़ने छोड़ने के बाद हिंदी ही प्रथम स्थान पर आती है, ऐसा उनका मानना था। लेकिन एक बात पर मैं भी उनसे असहमत हूं, उन्होंने उसमें उर्दू को लिया था। मैं ये जानता हूं या ये मानता हूं कि उर्दू भी हिंदी की ही एक शैली है, फिर भी न जाने क्यों हिंदी और उर्दू को एक ग्रुप में शामिल करना अ, मेरे लिए ठीक प्रतीत नहीं होता। लेकिन फिर भी हिंदी या दुनिया की वरिष्ठ भाषाओं में से एक भाषा है, इसमें कोई दो राय नहीं। और एक बात कही गई, भाषा के कौशल, पठन, लेखन, वाचन और श्रवण। तो पहले आदमी सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है और अंत में वो लिखता है। सवाल यह है कि आज जो लिखा जाता है क्लासरूम में, छात्र अपना सही नाम तक नहीं लिख पाता। यह दुर्दशा है भारत में। चाहे फिर मराठी हो चाहे हिंदी हो, और अंग्रेजी के बारे में न बोले उतना ही अच्छा है। तो ये जब तक ये डेवलप नहीं होंगे, ये श्रवण कौशल, ये चारों कौशल विकसित नहीं होंगे,
तब तक केवल हिंदी नहीं, कोई भी भाषा हो उसको पढ़ाने में दिक्कतें तो आएगी ही। और एक बात कही गई, एक छात्र ने अपने रिश्तेदारों से बात करने के लिए हिंदी सीखी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज जो बाजारवाद का प्रचलन हुआ है, उस प्रचलन के कारण यूरोप अमेरिका के लोगों को हिंदी सीखनी पड़ रही है, ये उनकी मजबूरी है। 140 करोड़ लोगों की बाजार पेठ जो है वो केवल हिंदी और हिंदी के माध्यम से ही उसको वे पकड़ सकते हैं या उस पर कब्जा जमा सकते हैं। आप अंग्रेजी का आधार ले, मैं अंग्रेजी का दुश्मन नहीं, अंग्रेजी भी मैं उतनी ही चाहता हूं। जिंदगी में बहुत बार एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, अदरवाइज आई बिकम प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। शायद मैं अंग्रेजी का भी प्रोफेसर बन सकता था, लेकिन होते रहते हैं, इस हिसाब से मैं हिंदी का बन गया। तो बाजारवाद में आज सही मायने में हिंदी को सर्वाधिक मदद मिल रही है, और हिंदी ये वैश्विक भाषा होने के कारण हिंदी कभी भी मतलब जो है उसका अस्तित्व खत्म होगा ऐसी आशंका भी मेरे मन में नहीं आती। इसलिए हिंदी का जो महत्व है उल्टे बाजारवाद के कारण और भी बढ़ गया है। उसी कौशल की बात कर रहा हूं कि किसी शिक्षिका ने ये बात कही थी, आई थिंक सिसोदिया मैडम ने ही बताई थी, कि हम छात्र के साथ बोलते हैं, वो लिखता है, वो सुनता है, लेकिन बोलने के लिए हिचकता है। इसकी मूल वजह यह है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, उनका आत्मविश्वास जो होता है किसी भी भाषा बोलने के लिए वो गलत होता है। आमतौर पर मैं अक्सर ये देखता हूँ कि या विश्वविद्यालय के प्रोग्राम्स करते समय नैक या जैसे अनेक विजिट्स होते हैं महाविद्यालय को, तो हमारे प्रोफेसर या हमारे सहयोगी जो होते हैं वो अंग्रेजी के हिंदी के बजाय अंग्रेजी में बोलना अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि हिंदी का ये दुर्भाग्य है या हिंदी की ये असलियत है कि हम गलत हिंदी में बात कर रहे हैं, सामने वाले को समझता है। और इसलिए ये भी मुख्य एक कारण है कि हिंदी में बात करने के लिए बड़े बड़े प्रोफेसर अगर डरते हैं तो छात्र तो डरेंगे ही, उसमें मुझे नहीं लगता अन्यथा कोई ऐसी बात है। तो ये सारी बात हुई, और बाजारवाद के कारण हिंदी अब जरूरी की ही भाषा बन गई है। जो हम देखते हैं छात्र और शिक्षक, लोखंडे मैडम ने कही बात, छात्र और शिक्षकों के बीच पहले जो रिश्ते थे अब वो रिश्ते नहीं रहे। जितने रिश्ते मजबूत होंगे उतना उस विद्यार्थी का उस विषय की ओर झुकाव होगा, और झुकाव होने के बाद वो विद्यार्थी उस विषय को, उसी भाषा को अपनाएगा। और इसी की वजह से जो है वह जो भाषा है उस स्कूल में या उस कॉलेज में कभी दम नहीं तोड़ेगी, आगे ही प्रगति पथ पर निरंतर चली जाएगी। आदरणीय संजय भारद्वाज जी ने अपनी बात रखते हुए कहा कि भाषा प्रयोग के माध्यम से सीखी जाती है। बिल्कुल सही है। कोई भी भाषा प्रयोग और प्रयोजन दोनों के ही माध्यम से सीखी जाती है। केवल प्रयोग ही नहीं, वो भाषा सीखने के पीछे प्रयोजन रहते हैं, और प्रयोजन आप लोगों ने काव्य शास्त्र में पढ़े हैं कि काव्य निर्मिति या लेखन निर्मिति का प्रयोजन क्या होता है, उसके हिसाब से वो सीखे जाते हैं या लिखे जाते हैं। जिस भाषा में रोजगार देने की क्षमता नहीं रहती या नहीं बचती, वह भाषा अधिक देर तक जीवित नहीं रहती। लेकिन भारत की कोई भी भाषा ऐसी नहीं है, चाहे फिर मैं जिस भाषा में, मराठी में अपनी बात रखता हूँ या कन्नड़ में या हिंदी में या अंग्रेजी में, कोई भी भाषा ऐसी नहीं है। भारतीय भाषाओं का निश्चित ही भविष्य उज्जवल है, इसके प्रति कम से कम मेरे मन में कोई आशंका नहीं है। क्योंकि जो बाजारवाद का फैला हुआ रूप है, वह रूप राष्ट्रीय स्तर पर भले ही हिंदी और अंग्रेजी को लेकर आता है, लेकिन जब वो प्रादेशिक स्तर पर उतरता है तो वह प्रादेशिक भाषा को लेकर ही आता है। और इसलिए ये जो भाषाएं हैं, ये भाषाएं जीवित रहेगी, कभी भी मरेगी नहीं।
आप लोगों ने मुझे इस आभासी संगोष्ठी में सहभाग करने के लिए निमंत्रित किया, इसलिए संजय जी आपका और माधुरी जी आप दोनों को धन्यवाद देता हूँ। और सबसे बड़ी बात कि आप सभी लोगों ने मुझे जो शांत भाव से सुना, इसलिए आप सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मैं यहाँ अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार आदरणीय डॉक्टर विजय महादेव राठी जी। आपने बहुत ही संक्षिप्त वक्तव्य में बहुत ही महत्वपूर्ण बातों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। गागर में सागर की तरह आपने अपना वक्तव्य हमारे समक्ष रखा और बताया कि किस तरह से हिंदी का भविष्य कितना उज्जवल है। यूरोप में और पश्चिमी देशों में भी रोजगार और उपभोक्तावाद की वजह से, बाजारवाद की वजह से हिंदी को अब पढ़ने के लिए हमारे पाश्चात्य संस्कृति के लोग भी इसमें आ रहे हैं, चाहे वो बाजार के लिए आ रहे हों, क्योंकि हमारा बाजारवाद बढ़ रहा है। भारत की औद्योगिक क्रांति जो है वो विश्व जगह विदित है, चाहे वह हो या फिर हमारी संस्कृति हो जिसमें योग, ध्यान, ये सब भी आजकल जो मानसिक अवसाद हो रहे हैं पश्चिमी सभ्यता में, तो हमारी संस्कृति में उनको आकर मानसिक विराम उनको मिलता है, आराम मिलता है। आपके इस बहुमूल्य अध्यक्ष भाषण के लिए मैं आपका सादर अभिनंदन करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। और अब कार्यक्रम के हम अंत में आ गए हैं, और धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं आदरणीय शुभाकर मिश्र जी, उप महासचिव जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि हमारे आज के इस आभासी कार्यक्रम से जुड़ी हुई सभी संस्थाओं, अधिकारियों, छात्र प्रतिभागियों को, हमारे अध्यापकों को, अध्यापिकाओं को आप अपने आभार ज्ञापन से लाभान्वित करें। मंच आपका है। बहुत बहुत नमस्कार आप सबको, और ढेरों शुभकामनाएं कि आप सब हिंदी के लिए इतने आशावादी हैं। होना भी चाहिए। गीता में भी भगवान ने कहा है कि आशा बलवती राजन, ये बात हुई है। तो हमें हमेशा अपने आप को आशावादिता के साथ रहना चाहिए। भाषा कभी नहीं मरेगी, और न किसी भी भाषा में, चाहे छोटी से छोटी भाषाओं, संभावनाएं अपार होती है। तो मुझे लगता है, और क्योंकि भाषा के मरने का प्रश्न उठता है, तो ये बात उठती है कि उसके पीछे एक बहुत बड़ी संस्कृति भी मरती है। तो हम सब की ये मुहिम है कि हम भाषा को ना मरने दें, किसी भी भाषा को, हिंदी ही क्यों, विश्व की कोई भी भाषा ना मरे, फले फूले बढ़े, और इसी तरह से संस्कृति और संस्कार की संवाहिका बने। मैं सबसे पहले डॉक्टर विजय महादेव गाड़े जी का विशेषकर आभारी हूँ कि आप हमारे इस कार्यक्रम में पधारे। आपने जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं को उठाया, मैं उनसे काफी हद तक सहमत हूँ। आपने एनईपी की बात की, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात की, भारतीय ज्ञान परंपरा को उससे जोड़ने की बात की। हम उस नीतिगत स्तर पर चल रहे हैं कि कैसे किसी वस्तु को क्रिटिकल थिंकिंग के साथ में समीक्षात्मक, समालोचनात्मक दृष्टि विकसित कर सके। ये हर जगह प्रयत्न होते हैं, भारत में भी प्रयत्न हुआ है, और हम उसके साथ जोड़ करके भारतीय ज्ञान परंपरा के साथ ज्ञान को समावेशी बनाना चाहते हैं, कि ताकि ज्ञान के साथ हम एक संपूर्णता के साथ किसी चीज को समझ सकें। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न उठा कि जिसमें कि ये कहा गया कि जो कक्षा के अनुरूप, यानी उम्र के अनुरूप, हम कई बार उसमें वो पर्याप्त योग्यता हासिल नहीं कर पाते हैं। सच है। इसके लिए जो शब्द है कि फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी की बात है, बुनियादी साक्षरता की बात है। गाड़े जी इस बात से सहमत होंगे, क्योंकि उन्होंने शिक्षा की बात की है। तो मुझे लगता है कि ये सब जगह है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में है, सभी शिक्षा व्यवस्थाओं में है, और सारे शिक्षाविद अपने अपने प्रयत्नों से उसमें लगे हुए हैं। महत्वपूर्ण बात यह थी कि आपने जिस तरह से शिक्षा के बिंदुओं को उठाते हुए उसे हिंदी के साथ जोड़ा, ये हम सब के लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहा, बड़ा ज्ञानवर्धक रहा। और निश्चित रूप से हम हिंदी के संवादी पक्ष के लिए काम करते हैं, तो उस समय में आपका ये जो दर्शन है, या आपका जो फलसफा है, जो आपका जो ज्ञान यहाँ पर हम सब के साथ आपने जो साझा किया, हम सब के लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहा। बहुत बहुत आभार डॉक्टर विजय कुमार महादेव जी, बहुत बहुत आभार एक बार कि आप हमारे यहाँ पधारे। मैं इसके अलावा, चूंकि कई बार हम कई वक्ताओं को सुन चुके हैं, और उसके साथ साथ समय समय पर उनके साथ टिप्पणी भी होती रही मंच की तरफ से भी, पर चर्चा की शुरुआत की तरफ से मैं विशेष रूप से अलग से कुछ नहीं कहूँगा।
मैं आयुषी जी नहीं आ पाई, तो भी मैं आभार देता हूं कि उन्होंने कोशिश की, किसी तकनीकी वजह से नहीं आ पाई, कोई बात नहीं, आप हमसे अगली बार जरूर जुड़िएगा। ध्रुव गोयल जी अमेरिका से जुड़े, बहुत बहुत आभार ध्रुव गोयल जी, आपने संवादी हिंदी की बात की। आप दिल्ली में 10 वर्ष तक रहे, आप बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं, इसी तरह से आप अपने संवाद को सशक्त करते रहिए। निश्चित रूप से सीखने के लिए, भाषा को सीखने के लिए औपचारिक शिक्षण की जरूरत नहीं पड़ती है। आप निश्चित रूप से, यदि आप में जिजीविषा है तो आप जरूर आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत आभार। मैं छवेंद्र हर्क बहादुर सार्की जी, शवेंद्र, आप भारत में पढ़ते हैं, भारत से जुड़े थे, और आपने बहुत एक जागरूकता मूलक वक्तव्य दिया आपने यहाँ पर, हम सबको उससे काफी ज्ञानवर्धन हुआ, और हम सब आपके उन प्रयत्नों से, उस सरोकार से हम सब आपके बहुत आभारी हैं कि इस उम्र में भी आप जिस तरह से पर्यावरण के बारे में और उस एक पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में आप बात करके उन मुद्दों को उठा रहे हैं, तो मुझे हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत आभार बच्चे आपका। मैं शेख अकबर जी फिर जुड़ नहीं पाए यूएई से, कोई बात नहीं, हम अगली बार फिर आपको सुनना चाहेंगे। इस बार हम उतने भाग्यशाली नहीं रहे, लेकिन जब भी आपसे मिलेगा तो निश्चित रूप से आपकी सदाशयता और आपका सरोकार हम सब के लिए प्रेरणास्पद है, पाथेय रहेगा। भानुश्री सिसोदिया जी अमेरिका से जुड़ी, आपने कई महत्वपूर्ण बातों को उठाई। हम सब जानते हैं कि हिंदी सीखने सिखाने का फलसफा अलग अलग होता है। भारत में भी हम हिंदी सीखने सिखाने की बात हम HSL के थ्रू सीखते हैं, हिंदी एज ए सेकेंडरी लैंग्वेज सीखते हैं, हिंदी एज ए फॉरेन लैंग्वेज सीखते हैं, और उन सारे की तकनीकी प्रविधि ये सब अलग अलग होते हैं। आपके लिए देश, वातावरण, परिस्थिति सब कुछ बेहद अलग है। मुझे लगता है कि जो बच्चे वो सीख रहे हैं वो अपने आप में, उनमें सीखने की भावना जरूर है, तो इसीलिए वो आपके पास आ रहे हैं। निश्चित रूप से न केवल हिंदी में सीखने का आनंद की, आपने जॉय ऑफ लर्निंग की बात की, हम सिर्फ हिंदी में सीखने के आनंद की बात नहीं कर रहे हैं। शिक्षा विभाग इस बात के लिए प्रयासरत है कि हम तमाम शिक्षा में, चाहे वो विज्ञान हो, इतिहास हो, भूगोल हो, किसी में भी हम सीखने का आनंद बरकरार रहे, इसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। और केवल भारत नहीं, पूरा विश्व इसके लिए प्रयास कर रहा है, ताकि जॉय ऑफ लर्निंग के साथ हम कर सकें। तो निश्चित रूप से हर वो क्लास, चाहे जो जो भी क्लास हो, आपका प्रयत्न, हमारा प्रयत्न, और सब आज जो इस मंच के माध्यम से जुड़े उन सब के प्रयत्नों से हम सब मिल करके सीखने के आनंद को जो बना रहे हैं, निश्चित रूप से इसमें हिंदी बहुत लाभान्वित होगी आप सबके प्रयासों से। बहुत बहुत आभार आपका। मैं सुश्री ज्योति महेश लोखंडे जी का भी आभारी हूँ। आपने भारतीय प्रसंग में हिंदी शिक्षण की बात को उठाई, और आपने शिक्षण सामग्री योग और रामचरितमानस के आधार पर आपने किया। निश्चित रूप से रामचरितमानस ही नहीं, इसके साथ में हमारे जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सांस्कृतिक जागरूकता, जो 21st सेंचुरी के एक महत्वपूर्ण स्किल्स में माना जाता है, कौशलों में माना जाता है, और वो हम सब जानते हैं कि रामचरितमानस के रूप से हम सांस्कृतिक रूप से जागरूक होंगे। न केवल रामचरितमानस के रूप में, जितने भी हमारे त्योहार हैं, हमारे धर्म ग्रंथ हैं, क्लासिकल ग्रंथ हैं, तो सब के माध्यम से हम सब जिस सांस्कृतिक जागरूकता से बढ़ेंगे, कहते हैं कि यदि हमें अस्मिता पर गर्व है तो निश्चित रूप से हम एक अच्छे, सबल और आत्मनिर्भर, और अभी अवसाद की भी बात हुई थी, तो हम अपने फिर साथ में हम इन चीजों से दूर रहेंगे। बहुत बहुत आभार कि आपका ये प्रयत्न हिंदी को, और पूरे विश्व के नागरिकों को जो हिंदी में पढ़ रहे हैं उनको तो है ही, साथ में पूरे भारतीय नागरिकों को एक समग्र समावेशी व्यक्तित्व के निर्माण की दिशा में आगे लेकर जा रहा है। बहुत बहुत आभार आपका। मैं संजय भारद्वाज जी का आभारी हूँ, आप हिंदी आंदोलन परिवार से जुड़े हुए हैं। आपके प्रयत्न हम सब के लिए प्रेरणास्पद रहे हैं। आप जिस तरह से हिंदी के लिए काम कर रहे हैं, हम सब के लिए एक पाथेय है। आप इसी तरह हमसे जुड़े रहिए, इन्हीं सरोकारों के साथ, ताकि हम जो विश्व हिंदी सचिवालय का उद्देश्य है, भारत सरकार और मॉरिशस सरकार के साझे प्रयत्नों के द्वारा हम जिस वैश्विक पहुंच एवं उपलब्धता के साथ हिंदी को लेकर हाजिर होना चाहते हैं, आप सबके प्रयत्नों से हमें जरूर बल मिल रहा है। तो बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार पुनः। मैं आभारी हूँ विशेषकर डॉक्टर श्रीमती ऋतु नंदन पांडे जी का। आप सबने देखा कि कितने कुशलता से वो मंच का संचालन करते हुए और सबको एक कड़ी से, एक सूत्र से जोड़ रही हैं, तो हम इसे सूत्रधार कहते हैं। बहुत आभार। आपकी प्रतिभा अब सब जगह है, विदित ही है, मैं उस पर ज्यादा क्या बोलूं, सूर्य को दीप दिखाने जैसा होगा। तो आपके प्रयत्नों से ये कार्यक्रम में चार चांद लग गया, हम सब इस बात से सहमत हैं। तो बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। मैं भारत के प्रतिनिधि के रूप में, विश्व हिंदी सचिवालय में भारत के प्रतिनिधि के रूप में भारतीयों को
जो विदेश में बसे अनिवासी भारतीयों को, आप सबको, और वो सब लोग जो हमारे सरोकारों से जुड़े हैं, चाहे वो भारतीय हों या अनिवासी भारतीय हों या फिर जो भारतीयेतर भी हों, उन सबको मैं एक बार विशेष शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। और उनके लिए, उन सभी प्रयत्नों के लिए मैं उन सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय मॉरिशस, नमस्कार। आदरणीय, आपके इस उत्साहवर्धक आशीर्वचनों के लिए हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आपने बहुत सुंदर शब्दों में कहा कि हम सब कहीं से भी जुड़े हैं, चाहे हम प्रवासी हैं, चाहे भारत में रहते हैं, चाहे हिंदी भाषी हैं, लेकिन हम सबका उद्देश्य एक ही है, हिंदी को जन जन की वाणी बनाना। और अब हम कार्यक्रम के अंत में हैं, तो दो दोहे हमेशा की तरह मेरे। हिंदी है हृदय की धड़कन, भारत माँ की वाणी, सांझ सवेरे गूंजे हर आंगन में इसकी कहानी। शब्द नहीं बस भाव है, गीतों में गूंजे उमंग, गागर में सागर भर दे जैसी इसकी तरंग। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबसे आज हम इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का आभार व्यक्त करती हूँ, और साथ ही हमारे साथ इस आभासी पटल से जुड़े रहे सभी दर्शकों का भी हृदय से अभिनंदन व्यक्त करती हूँ। और आज के कार्यक्रम के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय भारत, जय हिंदी, शुभ रात्रि।